डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीरिया युद्ध के बारे में। ये पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिक्स की नई स्थिति को कैसे आकार दे रहा है, कौन जीतता है, कौन हारता है, गाजा में चल रहे संघर्ष और ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले हमें इसको कैसे देखना चाहिए, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हम अमेरिका और चीन के बीच छिड़े सेमीकंडक्टर वॉर के बारे में भी बात करेंगे। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने की ये लड़ाई है और इसको ट्रेड वॉर ना कह के अगर इसको नए शीत युद्ध की परिभाषा दी जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। तो अगले 30 मिनट में हम इन्हीं सारे विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। सीरिया में तीव्र आक्रमण के साथ विद्रोही गठबंधन ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। विद्रोही नेताओं ने अंतरिम सरकार का गठन भी कर लिया है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि सीरिया में जंग अब पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी ये निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। तो आइए इस युद्ध को और अधिक विस्तार में समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सीरिया के विद्रोही समूह कौन कौन से हैं। सीरिया के विद्रोही गुटों में इस्लामी और उग्रवादी धड़े शामिल हैं, जो आपसी असहमति के बावजूद असद शासन, आईएसआईएस और ईरान समर्थित मिलिशिया से लड़ने के लिए इकट्ठा हुए। सबसे प्रमुख और ताकतवर समूहों में से एक है HTS, यानी हयात तहरीर अल शाम, जिसे लिबरेशन ऑफ द लेवेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। HTS की स्थापना अबू मोहम्मद अल जोलानी ने की थी, जो एक सैन्य कमांडर है जिसने अल कायदा के लिए इराक में अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी और युद्ध का अनुभव प्राप्त किया। जोलानी ने अल कायदा का सीरियाई रूप अल नुसरा का गठन किया और 2016 में ISIS से विरोध और मतभेदों के कारण इससे अलग भी हो गया। जोलानी ने 2017 में HTS का गठन किया। हालांकि जोलानी ने HTS को अल कायदा और ISIS से अलग दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने 2018 में HTS को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया और उस पर $10 मिलियन का इनाम भी रख दिया। सीरियन नेशनल आर्मी में कई विचारधाराओं वाले दर्जनों गुट शामिल हैं, जिन्हें तुर्की से आर्थिक मदद और हथियार प्राप्त होते हैं। इस गठबंधन में नेशनल लिबरेशन फ्रंट भी शामिल है, जिसमें अहरर अल शाम जैसा गुट भी है, जिसका उद्देश्य असद शासन को उखाड़ फेंकना और शरिया कानून द्वारा शासित एक सीरिया के अंदर इस्लामी राज्य को स्थापित करना है। मामला और भी जटिल हो गया क्योंकि विद्रोही गठबंधन के कुछ सदस्य कुर्द बलों से भी लड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह तुर्की समर्थित फ्री सीरियन आर्मी ने दावा किया कि उसने अलेप्पो प्रांत के उत्तरी हिस्से में ताल रिफत और अन्य शहरों तथा गांवों पर नियंत्रण कर लिया है। पहले ये क्षेत्र असद सरकार के नियंत्रण में नहीं थे, बल्कि एक अन्य गुट सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के नियंत्रण में थे। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स मुख्य रूप से कुर्द लड़ाकों का एक समूह है, जिन्हें पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट यानी YPG भी कहा जाता है। तुर्की YPG को एक आतंकवादी संगठन मानता है। दक्षिणी सीरिया में अल्पसंख्यक ड्रूज धार्मिक समुदाय भी लड़ाई में उतरा है। ड्रूज लड़ाकों ने दक्षिणी शहर सुवेदा और दारा पर कब्जा करके
अपनी दावेदारी साबित की है। अब इस नक्शे के माध्यम से हम सीरिया और इस इलाके के रीजनल डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो सीरिया में इंटरेस्टेड रहे और वो किस तरीके से नजर आता है। तो सबसे पहले सीरिया के उत्तर में टर्की है। टर्की का इंटरेस्ट है तो वो नॉर्दर्न सीरिया में है, क्योंकि यहां पर कुर्द लड़ाके हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीरिया के पूर्व में इराक है और इराक के और आगे चले जाएं तो ईरान है। ईरान का सबसे बड़ा रोल इस पूरे इलाके में रहा है, हस्तक्षेप रहा है। ईरान इराक से होते हुए सीरिया और सीरिया से लेबनान, जहां पर वो हिजबुल्लाह को मदद देता रहा आर्थिक और हथियारों की, और साथ के साथ हमास को भी वो हथियार सप्लाई करता रहा। तो ये इंटरेस्ट रहा है ईरान का। अगर बात हम रशिया की करें तो रशिया का इंटरेस्ट है मेडिटेरेनियन सी। वो चाहता है कि उसका वर्चस्व यहां बना रहे। इसके लिए उसके पास दो बेसेस हैं, एक है खेमे खेमेम और दूसरा है तारतूस। अब उसका क्या होगा आगे, इसका अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी होगा ये उसका इंटरेस्ट रहा है मेडिटेरेनियन में। अब बात अगर अमेरिका की करें तो अमेरिका का बेस रहा है अल तन्फ में। अल तन्फ वो इलाका है जहां से वो निरंतर आईएस के ठिकानों पर स्ट्राइक करते रहे हैं। उनका पूरा मकसद ये था कि आईएस दोबारा से ना पनप पाए और इराक को पुनः खतरा ना बने। और अगर इजराइल की बात करें जो कि ये यहां इस इलाके में है, उसका इंटरेस्ट ये था कि ईरान का किसी तरीके से यहां से वर्चस्व हटे। अगर ईरान यहां से हटता है तो हिजबुल्लाह भी कमजोर होता है और हमास भी कमजोर होता है। तो अब इस पूरे इलाके में कौन कौन से ऐसे मिलिटेंट ग्रुप रहे हैं जो सक्रिय रहे हैं, उसको जानने के लिए हम एक दूसरा नक्शा देखते हैं। अब ये जो नक्शा है आपके सामने, इसके जरिए हम बताते हैं कि कौन कौन से हिस्सों पे कौन कौन सा मिलिटेंट ग्रुप सक्रिय है। बातिस पार्टी जो असद को सपोर्ट करती थी और एलवाइट शियास की अक्सरियत वाली पार्टी है, ये इस इलाके के अंदर जो लाल से दर्शाया गया है, जहां पे रशियन बेसेस भी हैं, इस इलाके में सिमट के रह गई है। लेकिन अब यहां पर भी मेन मिलिटेंट ग्रुप का कब्जा है। सीरियन नेशनल आर्मी, सीरियन नेशनल आर्मी इस नीले रंग से दर्शाई गई है, जो टर्की के साथ लगे बॉर्डर पर सक्रिय है और इन इलाकों पर उसका कब्जा है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरा बहुत बड़ा और सबसे अहम ग्रुप है वो है हयात तर अल शाम। ये सबसे बड़ा ग्रुप है, HTS के नाम से प्रचलित है और इसने पूरे सीरिया पे, लगभग पूरे सीरिया पे कब्जा कर रखा है। ये लाल वाले इलाके पर भी अब उसकी सत्ता काबिज हो गई है और इन्होंने अंतरिम सरकार भी बना ली है। ये पीले में जो इलाका दर्शाया गया है ये कुर्दिश फाइटर्स का है और ये सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है। ये अमेरिकन समर्थित है और ये पूरे इलाके पर इसका दबदबा है। फिर डाउन साउथ में अगर आ जाएं तो ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं, यहां पर सदर्न ऑपरेशन रूम है। ये दरअसल ड्रूज मिलिशिया की ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक माइनॉरिटी है जिन्होंने इस इलाके पर कब्जा किया हुआ है। दारा नाम का जो शहर है वो इनके कब्जे में है। कुनेत्रा शहर भी इनके कब्जे में है। अब बात करते हैं सीरियन फ्री आर्मी की। सीरियन फ्री आर्मी इस गुलाबी रंग से दर्शाया गया है। आपको बताया था मैंने कि यहां पर अमेरिकन बेस भी है और ये अमेरिकन समर्थित फोर्स है जो इस इलाके पर काबिज है। फिर साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि यहां पर ISIS भी है। तो इन ब्लॉब्स में ISIS का एक सपोर्ट बेस है और इसको निरंतर अमेरिका टारगेट करता रहता है। तो ये इस तरीके से सीरिया बटा हुआ है इस समय अलग अलग इलाकों में। तो अब इस पूरे खेल के पीछे क्या कौन सी ताकतें हैं, इसको समझने के लिए आप नेतन्याहू का बयान देखिए और जो बाइडेन का बयान देखिए। यह मध्य पूर्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दमिश्क में अत्याचार, असद शासन का पतन एक महान अवसर प्रदान करता है, लेकिन साथ ही ये बड़े खतरों से भी भरा हुआ है। यह पतन हिजबुल्लाह और ईरान असद के मुख्य समर्थकों के खिलाफ हमारी जबरदस्त कार्रवाई का सीधा परिणाम है। इसने उन सभी लोगों की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी है जो खुद को इस अत्याचार और इसके उत्पीड़न से मुक्त करना चाहते हैं।
जैसा कि हम सभी सवाल पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, यूएस अपने भागीदारों और सीरिया में हितधारकों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि उन्हें जोखिमों का प्रबंधन करने के अवसर का लाभ उठाने में मदद मिल सके। इन सब का नतीजा यह हुआ कि पहली बार ना तो रूस, ना ही ईरान और ना ही हिजबुल्लाह सीरिया में इस घृणित शासन का बचाव कर सके। ये यूक्रेन के प्रहारों का प्रत्यक्ष परिणाम है। इजराइल ने यूएस के अथक समर्थन के साथ अपनी आत्मरक्षा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ओवल ऑफिस छोड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक नई ट्रेड वॉर का आगाज कर दिया है। उन्होंने सेमीकंडक्टर को लेकर चीन के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं और वहीं चीन ने भी उसका जवाब दिया है। चीन ने भी जवाबी कार्रवाई करी है। तो ये क्या स्थितियां पैदा हुई 2 दिसंबर के बाद, आइए उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। दो दिसंबर को अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने चीन को निशाना बनाते हुए नए और कड़े एक्सपोर्ट कंट्रोल्स की घोषणा की। इनमें 24 प्रकार के सेमीकंडक्टर निर्माण इक्विपमेंट, 3 श्रेणियों के महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर टूल और हाई बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स पर प्रतिबंध शामिल हैं। साथ ही अमेरिका ने 140 कंपनियों को, जिनमें से अधिकांश चीन में स्थित हैं, उनको अपनी एंटिटी लिस्ट में शामिल किया है, जिससे उन्हें अमेरिकी तकनीक तक पहुंचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इसके जवाब में चीन ने तुरंत अपनी ओर से एक्सपोर्ट बैन की घोषणा की, जिसमें गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी जैसे महत्वपूर्ण तकनीकी सामग्री शामिल है। ये कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित करती हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अस्थिर करती हैं। ये चीनी और अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के हितों को नुकसान पहुंचाती हैं। हम यूएस से बाजार अर्थव्यवस्था के कानून और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। यदि अमेरिका नियंत्रण उपायों को बढ़ाने पर जोर देता है, तो चीन अपने उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। ये सामग्री भले ही आम लोगों को साधारण लगे, लेकिन रक्षा उद्योग से लेकर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त चीन ने संकेत दिए हैं कि वह ग्रेफाइट के एक्सपोर्ट पर भी सख्ती करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरियों के प्रोडक्शन में अहम सामग्री है। ये कदम अमेरिकी और चीनी टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन में बढ़ती तीव्रता को दर्शाते हैं। ये कंपटीशन आने वाले वर्षों में ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को परिभाषित करेगी। विशेष रूप से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस संघर्ष के केंद्र में है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और आर्थिक विकास की नींव है। ये दरअसल ट्रेड पॉलिसी का मामला नहीं है, ना ही ये ट्रेड वॉर है। दरअसल ये जियोपॉलिटिक्स या ये कहें कि जियोटेक्निक्स का मामला है, जहां पर कंपटीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने का है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल कर सकेगा वही दुनिया के ऊपर हावी होगा। और वहीं चाइना के पास सप्लाई चेन्स की पकड़ है। वो चाहता है कि सप्लाई चेन्स के ऊपर पकड़ वो बनाए रखे, जिससे अमेरिका भी परेशान हो। तो दरअसल ये कोई टेक्नोलॉजी वॉर या और किसी किस्म की ट्रेड वॉर कहें तो वो ना मानकर हम इसके ऊपर चर्चा एथिक्स के एंगल से करते हैं। इसके अंदर जियोपॉलिटिक्स अपनी जगह पर, लेकिन एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, जहां पर वो निर्णय भी खुद ले और कोई समस्या है उसको चिन्हित भी वो करे, तो इससे बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो क्या है ये पूरा माजरा, इसको आप इस रिपोर्ट में समझिए। कल्पना कीजिए एक युद्ध भूमि जहां निर्णय केवल मानव कमांडरों द्वारा नहीं बल्कि एल्गोरिदम द्वारा लिए जाते हैं। ऐसी मशीनें जो स्थिति का आकलन करती हैं, परिणामों की भविष्यवाणी करती हैं
और यहां तक कि स्वायत्त रूप से कार्रवाई भी करती हैं। ये कोई विज्ञान कथा नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने उभरती वास्तविकता है, जिसे अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। हाल ही के वर्ष में राष्ट्रीय सैन्य उद्देश्यों के लिए एडवांस एआई सिस्टम्स को विकसित करने की दौड़ में ये दोनों मुल्क लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर चीन इंटेलिजेंटाइज्ड वॉरफेयर की अवधारणा पर काम कर रहा है, जिसमें एआई उनकी सैन्य शक्तियों को आधुनिक बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। अमेरिका चीन को अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर्स तक पहुंचने से रोकने के लिए कदम उठा रहा है, जो शक्तिशाली एआई मॉडल बनाने की नींव है। ये कंपटीशन केवल तकनीक का नहीं, बल्कि ये एक ऐसा बड़ा दांव है जो ग्लोबल सिक्योरिटी और युद्ध के नियमों को फिर से डिफाइन कर सकता है। परमाणु हथियारों के विपरीत, जो फिजिकल हैं और सख्त नियंत्रण में हैं, एआई एक बहुउपयोगी तकनीक है। ये एक सामान्य उपयोग वाली तकनीक है जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। ये एक समय में अस्पतालों में जीवन बचाने और अगले ही पल युद्ध क्षेत्र में ड्रोन्स की मदद से नागरिकों और दुश्मन के सैनिकों पर हमला कर सकती है। सवाल ये है कि आप किसी ऐसी तकनीक का कैसे नियंत्रण करेंगे? संभावित समाधानों पर पूरे विश्व में चर्चा है। कुछ लोगों का सुझाव है कि हमें परमाणु हथियारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसी वैश्विक निगरानी की आवश्यकता है। वहीं अन्य लोग लापरवाह एआई विकास की निंदा करने के लिए एक वैश्विक संधि का प्रस्ताव करते हैं। हालांकि ये विचार व्यवहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एआई तेजी से विकसित होती है और नैतिक और अनैतिक उपयोगों के बीच में अंतर करना काफी कठिन है। हाल ही में ओपन एआई ने अपनी नीति बदली और सैन्य उपयोग की अनुमति दी। यह निर्णय एआई कंपनियों के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को उजागर करता है, जिनका सामना कंपनियां इनोवेशन और जिम्मेदारी के बीच बैलेंस बनाने में करती हैं। तो सवाल यह है कि क्या एआई कंपनियों को यह तय करना चाहिए कि उनकी तकनीक युद्ध में इस्तेमाल होगी या नहीं, या फिर ये जिम्मेदारी किसी और के पास होनी चाहिए। इसी बीच यूरोपीय संघ ने अपने एआई अधिनियम के माध्यम से उदाहरण पेश करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सैन्य एआई को शामिल नहीं किया गया। कोई अगर मगर नहीं, न कोई बाद में। ये वे नियम हैं जिन्हें हमने हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवधारणा से जोड़ा है। वे मौलिक मूल्य जो हमारे समाजों का आधार बनते हैं। बिना वैश्विक नियमों के युद्ध में एआई का उपयोग, जैसे यूक्रेन और गाजा में देखा गया, गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या हम जीवन और मृत्यु के फैसले के लिए मशीनों पर भरोसा कर सकते हैं? अगर कुछ गलत हो गया तो जिम्मेदारी किसकी होगी? ये तेजी से बदलता क्षेत्र एक चुनौतीपूर्ण भविष्य की ओर इशारा करता है, जहां एथिक्स, टेक्नोलॉजी और शक्ति की नई परिभाषाएं लिखी जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस के क्षेत्र में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। इंटेलिजेंस को गैदर करना, उसका एनालिसिस करना और उसके बाद किस हथियार का इस्तेमाल हो उसका डिसीजन भी लेना, तो ये सारी चीजें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा तो इंसान क्या करेगा? और ऐसी स्थिति में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेना में बड़ा रूप धारण कर लेता है तो कोई गलती भी हो सकती है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग अपनी जगह पर, लेकिन अगर कोई गलती होती है तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा, उसमें एथिकल इश्यूज क्या होंगे, लीगल इश्यूज क्या होंगे, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा, यह जानना जरूरी है। आइए सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोगों का पता लगाते हैं और देखें
कि ये किस प्रकार से रक्षा का स्वरूप बदल रहे हैं। एआई ने ऑटोनोमस सिस्टम्स को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जैसे ड्रोन, वाहन और नौसेना प्रणालियां जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ मिशन को पूरा कर सकती हैं। इन प्रणालियों का उपयोग रिकॉनेसेंस और निगरानी तथा ट्रैकिंग और सीधे युद्ध के लिए भी किया जा रहा है। उदाहरण के लिए एआई से लैस ड्रोन लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं, जिससे मानव जीवन को जोखिम में डाले बिना वास्तविक समय में खुफिया जानकारी प्राप्त होती है। एआई संचालित निर्णय समर्थन प्रणालियां सैन्य कमांडरों के लिए ऑपरेशन योजना बनाने और क्रियान्वित करने में क्रांति ला रही हैं। ये प्रणालियां युद्ध क्षेत्र में विशाल डेटा का विश्लेषण करती हैं, संभावित खतरों का आकलन और तीव्रता से रणनीति का सुझाव भी देती हैं। निर्णय लेने की गति और सटीकता को बढ़ाकर ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि सैन्य अभियान अधिकतम प्रभावशीलता के साथ चलाए जाएं। साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बढ़ते साइबर खतरों के युग में एआई ने सैन्य साइबर सुरक्षा को मजबूत किया है। एआई सिस्टम्स विसंगतियों को पता लगा सकते हैं, संभावित हमलों की भविष्यवाणी कर सकते हैं, दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को तुरंत निष्क्रिय कर सकने में सक्षम हैं। संवेदनशील सैन्य नेटवर्क और सूचनाओं की सुरक्षा एआई से सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। एआई सैन्य उपकरणों के मेंटेनेंस में भी क्रांति ला रहा है, जिससे विमान, जहाज और वाहनों जैसी महत्वपूर्ण संपत्तियों का मेंटेनेंस संभव हो जाता है। सैन्य उपकरणों से डेटा का विश्लेषण करके संभावित विफलताओं का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। इससे डाउन टाइम कम होता है और यह सुनिश्चित होता है कि सैन्य बल हर समय सैन्य अभियान के लिए तैयार रहें। एआई संचालित वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम सैन्य कर्मियों के वास्तविक और अनुकूलित प्रशिक्षण का वातावरण प्रदान करते हैं। ये प्रणालियां व्यक्तिगत कौशल स्तरों के अनुकूल होती हैं, व्यक्तिगत प्रशिक्षण परिदृश्य प्रदान करती हैं, सैनिकों की तत्परता और दक्षता में भी सुधार होता है। एआई सुनिश्चित करता है कि सैन्य अभियान में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन व्यवस्था अनुकूल, कुशल और संसाधन युक्त हो। एआई ने सैन्य संचालन को कुशल और संसाधन संपन्न बनाने में मदद की है। एआई एल्गोरिथम मांग का पूर्वानुमान लगाने, इन्वेंट्री का प्रबंधन करने और मार्गों की योजना बनाने में मदद करता है। एआई ने सैन्य तकनीकों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, चाहे वो ऑटोनोमस सिस्टम हो, रणनीति समर्थन, साइबर सुरक्षा या लॉजिस्टिक्स। एआई ने प्रत्येक क्षेत्र में एफिशिएंसी, एक्यूरेसी और संचालन की गुणवत्ता को बढ़ाया है। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ में लगी हुई हैं, चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो या इंडिया हो। बड़ी तेजी से इस पर विकास हो रहा है, लेकिन सवाल फिर से वही है कि नैतिक स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके ऊपर किस तरीके का समझौता एक इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए जिससे कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो और इसको किस तरीके से नियंत्रण किया जा सके, इस पर कोई ना कोई सहमति दुनिया में जरूर बननी चाहिए। ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स के साथ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि अगर एआई संचालित प्रणाली गलती करती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। ये एक जटिल मुद्दा है जिसके लिए
न्याय सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और उत्तरदायित्व तंत्र की आवश्यकता है। यदि कोई ड्रोन गलत लक्ष्य को निशाना बनाता है तो क्या दोष ऑपरेटर का होगा, एआई प्रोग्रामर का या सिस्टम के निर्माताओं का? घातक ऑपरेशनों में एआई की भूमिका को लेकर नैतिक चिंताएं भी हैं। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स जीवन मृत्यु की स्थितियों में निर्णय लेने की भूमिका में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमें खुद से पूछना चाहिए, मानवीय निगरानी और तकनीकी स्वायत्तता के बीच सही संतुलन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंड अभी भी इन प्रगति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, जिससे एक विनियामक अंतर पैदा हो रहा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स एआई की प्रगति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे, जिससे एक रेगुलेटरी गैप पैदा हो रहा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। एआई की तेज निर्णय लेने की क्षमता युद्ध के दौरान एस्केलेशन जैसा जोखिम बढ़ा देती है। एआई द्वारा संचालित युद्ध की गति मानव नियंत्रण से कहीं अधिक हो सकती है, जिससे संभावित रूप से संघर्ष हमारे नियंत्रण से बाहर भी हो सकता है। इसके अलावा एआई की कमजोरियों को स्वीकार किया जाना चाहिए। जैसे जैसे एआई सिस्टम सैन्य अभियानों का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं, वैसे वैसे वे विरोधियों के लिए आकर्षक लक्ष्य भी बनती जा रही है। एआई सिस्टम्स हैकिंग का शिकार हो सकते हैं। साइबर हमले, डेटा पॉइजनिंग इन सिस्टम्स को खतरे में डाल सकते हैं, जिससे पलक झपकते ही पूरी एआई की प्रोग्रामिंग अस्त व्यस्त हो सकती है। ये जरूरी है कि एआई की प्रगति के साथ मानवता इन जोखिमों का संतुलित और विचारशील तरीके से सामना करे। मिलते हैं अगले हफ्ते नई स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। डिफेंस डायनेमिक्स के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथ ही सोशल मीडिया पर अपने विचार #DD with दानवीर के साथ जरूर साझा करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।